तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडो चाइना, यानी इंडो चाइना रीजन में जो वियतनाम है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। और यह टॉपिक नंबर 5। इसके पहले मैंने किए हैं आपको 3 वीडियोस इस चैप्टर के ऊपर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, जहाँ से आप सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हैं। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस टॉपिक को। 5 नंबर टॉपिक, द विज़न ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो देखिए, एक डिबेट जो है वो इंडिया में भी आज भी चलता है, पहले भी चलता था, और वियतनाम में भी आज भी चलता है और पहले भी चला करता था, कि आखिर जो मॉडर्न होने का जो एक तरीके से तरीका है वो क्या है। यानी विकसित होने का, विकास करने का जो तरीका है वो क्या है। क्या विकास के लिए हमें अपने देश को विकास करना चाहिए, अपने पुराने कल्चर को ही अपनाना चाहिए, या फिर हमें वेस्टर्न स्टाइल में ढल जाना चाहिए और वेस्टर्न सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। तो ये जो चीज़ है, ये एक तरीके से जो आज़ादी के लिए मूवमेंट हो रही थी वियतनाम में, उस दौरान में काफ़ी ज़्यादा इस पर डिस्कशन हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर डिबेट हो रहे थे। फ्रेंच कॉलोनियलिज्म वाज रजिस्टर्ड एट मैनी लेवल्स एंड इन वेरियस फॉर्म्स। तो फ्रेंच कॉलोनियलिज्म जो थी उसका बहुत स्तर पर विरोध हो रहा था और बहुत अलग अलग तरीके से विरोध चल रहा था। बट ऑल नेशनलिस्ट्स हैड टू ग्रैपल विथ वन सेट ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट वाज इट टू बी अ मॉडर्न, व्हाट वाज इट टू बी नेशनलिस्ट। लेकिन जितने भी आपके देशभक्त लोग थे या फिर जो नेशनलिस्ट लोग थे, उन सभी लोगों को एक क्वेश्चन सामने आ रहा था उनके, और उसका एक उन्हें जवाब सोचना पड़ रहा था या फिर देना पड़ रहा था कि आखिर मॉडर्न होना आखिर है क्या, आखिर नेशनलिस्ट होना क्या है, और किस तरह से आदमी मॉडर्न खुद को कह सकता है। In order to be modern, was it necessary to regard tradition as backward and reject all earlier ideas and social practices? तो क्या मॉडर्न होने के लिए हमें पुराने सारे आइडियाज़ को छोड़ना पड़ेगा, सारे पुराने हमारे जो सोशल प्रैक्टिसेस, हमारा जो ट्रेडिशन है उन्हें छोड़ना पड़ेगा। Was it necessary to consider the West as a symbol of development and civilization and try and copy the West? और क्या ये ज़रूरी है कि हम खुद को डेवलप करने के लिए या फिर डेवलपमेंट का आइडियल के रूप में जो वेस्ट के कंट्रीज़ हैं उनको एक तरीके से फॉलो करें और उनके ही पाथ पर चलें, उनका जो डेवलपमेंट और सिविलाइजेशन का स्टाइल है उसी को हम फॉलो करें, और उन्हें एक तरीके से हम उन डेवलपमेंट का सिंबल के रूप में देखें, यानी यूरोप को हम डेवलपमेंट का सिंबल के रूप में देखें। इस तरीके की बातें चल रही थी कि हमें ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। क्या हमारे खुद का जो सिविलाइजेशन उसे हमें एक तरीके से बढ़ावा देना चाहिए, या फिर हमें वेस्ट से कुछ सीखना चाहिए मॉडर्न कहलाने के लिए या फिर मॉडर्न होने के लिए। Different answers were offered to such questions. Some intellectuals felt that Vietnamese tradition had to be strengthened to resist the domination of the West, while others felt that Vietnam had to learn from the West even while opposing foreign domination. These differing visions led to complex debates which could not be easily resolved. तो देखिए, ये जो अलग अलग ये जो अलग अलग क्वेश्चंस थे, इन सभी क्वेश्चंस के बहुत अलग अलग तरह के आंसर आ रहे थे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना था, कुछ जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनका मानना था कि हमें वियतनामीज ट्रेडिशन को बढ़ावा देना चाहिए, वियतनामीज कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हम एक तरीके से जो फ्रेंच लोग हैं उनका एक तरीके से विरोध कर सकें, उनका सही तरीके से हम विरोध इसी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे इंटेलेक्चुअल्स थे उनका मानना था कि वियतनाम जो है उसको वेस्ट से कुछ सीखना पड़ेगा, और वेस्ट से एक तरीके से जो अच्छी चीज़ें हमें सीखना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो फॉरेन डोमिनेशन है इसका हमें विरोध भी करना पड़ेगा, और इस तरीके से हम अच्छी तरह से विरोध कर सकते हैं और अच्छी तरह से अपने देश को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये जो अलग अलग विजन्स थे, अलग अलग जो एक दूसरे से टकराते हुए विजन्स थे, इन सभी विजन्स ने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिबेट्स को जन्म दिया, जो कि बहुत आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं था। तो इस वजह से ये बहुत ही एक तरीके से कॉम्प्लेक्स बात बन गई। कुछ लोग इस पक्ष में दिखाई देते थे, कुछ लोग अलग पक्ष में दिखाई देते थे, और वो एक तरीके से खुद में ही फाइट करना उन्होंने शुरू कर दिया, एक तरीके से डिस्कशन उन्होंने खुद में ही शुरू कर दिया। इन द लेट 19th century
रेजिस्टेंस टू फ्रेंच डोमिनेशन वाज वेरी ऑफन लेड बाय कन्फ्यूशियन स्कॉलर एक्टिविस्ट हु सॉ देयर वर्ल्ड क्रम्बलिंग। तो देखिए जो 19th सेंचुरी का अंत का समय था, उस समय में जो फ्रेंच डोमिनेशन था यानी फ्रेंच जो कॉलोनी थी, उसका विरोध जो है उसका विरोध किया जाता था मेनली आपको कन्फ्यूशियन जो थिंकिंग थी उसको मानने वाले लोगों के द्वारा, यानी उसके जो स्कॉलर्स थे, उसके जो एक्टिविस्ट थे, उन लोगों के द्वारा। उसका रीज़न ये था कि उन लोगों को लगता था, यानी कन्फ्यूशियन लोगों को लगता था कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो पूरा सोसाइटी का बनावट है, ये पूरा तबाह हो रहा है फ्रेंच लोगों की वजह से। इसके बाद एक व्यक्ति थे फान बोइस चाओ, ये एक कन्फ्यूशियन ट्रेडिशन के ही व्यक्ति थे, उसी को मानने वाले व्यक्ति थे, और ये एक नेशनलिस्ट भी थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से मेजर फिगर बन गए एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस जो था उसके लिए, जब उन्होंने एक रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी बनाई 1903 में, जिसका नाम था दोए तान होई। इसका इन लोग का नाम भी थोड़ा अलग रहता है। और इसके ये जो रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी इन्होंने बनाई थी, इसका हेड बनाया था उन्होंने प्रिंस गोंगडे को इस पूरे रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी का प्रिंस बनाया था। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइन बॉय शाओ मेड द चाइनीज रिफॉर्मर लियांग क्विचो। जो फान बॉय शाओ थे, इन्होंने चाइनीज़ रिफॉर्मर लियांग क्विचो से मुलाकात की योकोहामा में 1905 में। और जो ये जो थे फान बॉय शाओ, इनकी जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल किताब जो उन्होंने लिखी थी, जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ये लिखी गई थी इन्हीं के इन्फ्लुएंस में, यानी जो लियांग क्याचो थे, इनके इन्फ्लुएंस में ही लिखी गई थी और इनके एडवाइस से ही लिखी गई थी। और ये एक तरीके की बेस्ट सेलर बुक बन गई, बहुत ही फेमस किताब बनी वियतनाम में भी और चाइना में भी। और इसके कई सारे प्लेस भी बनाए गए थे, कई सारे इसके क्या कहते हैं हम, नाटक, इसका मंचन भी किया गया था। तो ये जो किताब थी, ये फोकस करती थी दो कनेक्टेड दो थीम्स पर। पहला तो लॉस ऑफ सॉवरेनिटी, यानी खुद के ऊपर जो स्वशासन है उसका लॉस किस तरीके से वियतनाम में हुआ, और उसके बाद जो चाइना के साथ जो टाइज थे वियतनाम के, वो किस तरीके से ख़राब हुए। क्योंकि जो चाइना और जो वियतनाम का एलिट क्लास था, यानी जो हाई सोसाइटी का ग्रुप था, वो एक ही कल्चर को फॉलो करता था, एक ही सिस्टम को फॉलो करता था, एक ही ट्रेडिशन को फॉलो करता था। इस दो थीम पर उन्होंने ये किताब लिखी थी। इट इज़ दिस डबल लॉस दैट फैन लेमेट दैट वाज टिपिकल ऑफ रिफॉर्मर फ्रॉम विद इन द ट्रेडिशनल एलिट। तो देखिए इसमें एक तरीके से डबल लॉस के बारे में बात की गई थी। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अदर नेशनलिस्ट स्ट्रांगली डिफर्ड फ्रॉम फान बॉय शाओ, वन सच वाज फान शू ट्रिन। तो देखिए दूसरे जो नेशनलिस्ट लोग थे वो इनकी बातों से उतने ज़्यादा सहमत नहीं थे फान बॉय शाओ के बात से। उसमें से एक एग्जाम्पल था फान शू ट्रिन का। ही वॉज इंटेंशनली होस्टाइल टू द मोनार्की एंड opposed to the idea of reinstating the French with the help of the court। तो देखिए ये जो थे, ये मोनार्की का काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहे थे और ये नहीं चाहते थे कि फ्रेंच लोगों का विरोध किया जाए या फिर फ्रेंच लोगों को हटाया जाए मोनार्की की मदद से, यानी कि राजा की मदद से या फिर उसके कोर्ट की मदद से। हिज डिज़ायर वाज टू इस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उनकी जो इच्छा थी या फिर उनकी जो डिज़ायर थी वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इस्टेब्लिश करने की थी। तो अब आप अगर रिपब्लिक नहीं जानते होंगे तो यहाँ पर उसका बताया गया मीनिंग कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर लोगों का कंसेंट और लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो ज़्यादातर। और सिंपली आप समझ सकते हैं कि इसका जो रिपब्लिक का जो हेड होता है वो एक आम आदमी होता है, उसका कोई मोनार्की या फिर राजा उसका हेड नहीं होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेमोक्रेटिक आइडियल्स ऑफ द वेस्ट, ही डिड नॉट वांट अ होलसेल रिजेक्शन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ही एक्सेप्टेड द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी बट चेंज द फ्रेंच फॉर नॉट अबाइडिंग बाय द आइडियल। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे जो डेमोक्रेटिक आइडियाज़ जो थे यूरोप के या फिर वेस्ट के,
और ये नहीं चाहते थे कि पूरी तरह से हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को एक तरीके से खारिज कर दें या फिर हटा दें। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बात की गई थी, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी आइडियल्स जो थे, जिसमें कि लिबर्टी की आइडिया के बारे में बात की गई थी, उसको इन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन इन्होंने ऐसा कहा कि जो फ्रेंच लोग हैं उन्होंने खुद के ही आइडिया को फॉलो नहीं किया, खुद की कंट्री के जो आइडियल्स बनाए गए थे उसको ही उन्होंने फॉलो नहीं किया। ही डिमांडेड दैट द फ्रेंच सेट अप लीगल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड डेवलप्ड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। उन्होंने डिमांड किया कि जो फ्रेंच लोग हैं उन्हें लीगल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने चाहिए और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 5.1 है अदर वेज ऑफ बिकमिंग मॉडर्न, जापान एंड चाइना। इसमें अब हम जापान और चाइना के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से वियतनाम के लोग जापान और चाइना का मदद ले रहे थे या फिर उसको एक एग्जाम्पल के रूप में देख रहे थे। अर्ली वियतनामीज नेशनलिस्ट हैड अ क्लोज रिलेशनशिप विद जापान एंड चाइना। दे प्रोवाइडेड मॉडल्स फॉर दोज लुकिंग टू चेंज और रिफ्यूज टू दोज हु वेयर एस्केपिंग फ्रेंच पुलिस and location where a wider Asian network और revolutionaries could be established। तो देखिए, जो शुरुआती दौर के जो वियतनामीज नेशनलिस्ट लोग थे उनका बहुत ही नज़दीकी रिलेशन था जापान और चाइना से। उसका रीज़न ये था कि वो एक तरीके का मॉडल के रूप में साबित हो रहे थे उन लोगों के लिए जो कि खुद को बदलना चाहते थे या फिर खुद में बदलाव चाहते थे। और इसके अलावा जो लोग फ्रेंच पुलिस से या फिर फ्रेंच सरकार से भाग रहे थे उनको एक रिफ्यूजी देने के रूप में भी वो काम कर रहे थे और एक ऐसा जगह के रूप में वो इस्टेब्लिश हो चुका था जहाँ पर जो रिवॉल्यूशनरीज़ हैं वो जाकर अपना एक नेटवर्क सेटअप कर सकते थे, अपना सर्कल बना सकते थे, फ्रेंड सर्कल सेटअप कर सकते थे। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी गो ईस्ट मूवमेंट बिकेम पॉपुलर। इन 1908 some 300 Vietnamese students went to Japan to acquire modern education. For many of them, the primary objective was to drive out the French from Vietnam, overthrow the puppet emperor, and re-establish the Nguyen dynasty that had been deposed by the French. तो देखिए, शुरुआती जो फर्स्ट डिकेड था 20th सेंचुरी का, उसमें गो ईस्ट मूवमेंट एक बहुत ही पॉपुलर हुआ वियतनाम में, जहां पर करीब 1907-1908 में करीब 300 वियतनामीज स्टूडेंट गए जापान में ताकि वो मॉडर्न एजुकेशन को एक्वायर कर सके। तो उसमें से बहुत सारे लोग का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि जो फ्रेंच लोग हैं उनको वियतनाम से निकाला जाए, जो पपेट एम्परर है उसको हटाया जाए और जो ग्वान डायनेस्टी पहले रूल किया करती थी उसको फिर से वापस लाया जाए। These nationalists looked for foreign arms and help. They appealed to the Japanese as fellow Asians. तो देखिए, ये जो लोग थे, ये नेशनलिस्ट लोग जो थे, ये फॉरेन आर्म और फॉरेन हेल्प का मदद लेना चाह रहे थे और ये जापानीज़ को एक फेलो एशियन के रूप में कह रहे थे। जापान हैड मॉडर्नाइज्ड इटसेल्फ एंड हैड रेजिस्टेड कोलोनाइजेशन बाय द वेस्ट। बिसाइड इट्स विक्ट्री ओवर रशिया इन 1907 proved its military capabilities। तो देखिए, जापान जो था उसने खुद को मॉडर्नाइज किया था और वो हमेशा से ही कोलोनाइजेशन जो किया जा रहा था वेस्ट के द्वारा उसका विरोध करते रहा था। इसके अलावा जो रशिया के ऊपर उसने जीत हासिल की थी 1907 में, वो एक तरीके से उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को भी शो कर रहा था। वियतनामीज स्टूडेंट्स established a branch of the Restoration Society in Tokyo, but after 1908 the Japanese Ministry of Interior clamped down on them. Many including Fan Boy-Shao were deported and forced to seek exile. इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। टू सीक एक्साइल इन चाइना एंड थाईलैंड। तो देखिए, इसके बाद वियतनामीज स्टूडेंट जो थे उन्होंने अपना एक रिस्टोरेशन सोसाइटी इस्टेब्लिश किया, उसका एक ब्रांच इस्टेब्लिश किया टोक्यो में। लेकिन 1908 के बाद वो जो जापानीज़ मिनिस्ट्री थी, इंटीरियर मिनिस्ट्री, उसने उन लोगों पर एक तरीके से रोक लगा दी, उन लोगों पर पाबंदी लगा दी और इसके बाद क्या कहते हैं, वियतनाम से फान बोई शाओ और उसके अलावा बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया था, यानी देश से निकाल दिया गया था और इन लोगों को फिर जाकर चाइना में या फिर थाईलैंड में जाकर शरण लेना पड़ा। Development in China also inspired Vietnamese nationalists. In 1911, the long-established monarchy in China was overthrown by popular movement under Sun Yat-sen.
and a republic was set up. Inspired by these development, Vietnamese students organized associations for the restoration of Vietnam. Now the nature of the anti-French independence movement changed. There, the objective was no longer set up a constitutional monarchy but a democratic republic. तो देखिए चाइना में जो डेवलपमेंट्स हुए उसने भी वियतनामीज नेशनलिस्ट लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से प्रभावित किया, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से उन्हें इंस्पायर किया। 1911 में जो मोनार्की थी चाइना में उसको ओवरथ्रो कर दिया गया था एक पॉपुलर मूवमेंट के द्वारा, जिसका लीड कर रहे थे सुन यात सेन, और इसके बाद एक रिपब्लिक की स्थापना हुई थी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, इन सभी डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखते हुए वियतनामीज स्टूडेंट्स ने एक एसोसिएशन बनाया ताकि वियतनाम का रिस्टोरेशन हो सके। और अब जो था एंटी फ्रेंच इंडिपेंडेंस मूवमेंट का नेचर ही चेंज हो गया। और इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव था इस पूरे मूवमेंट का, वो अब केवल ये नहीं रहा कि हमें फ्रेंच लोगों को हटाकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बैठानी है, नहीं, अब हमें क्या करनी है, अब हमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सेटअप करना है वियतनाम में, जहाँ पर लोगों का रूल होगा, जहाँ पर किसी शासक का रूल नहीं होगा। Soon, however, the anti-imperialist movement in Vietnam came under new type of leadership. इसके तुरंत बाद ही जो एंटी इम्पीरियल मूवमेंट था वियतनाम में, वो एक नए दौर में आ गया और नए लीडरशिप के अंदर आ गया। इसके बाद है चैप्टर का पार्ट नंबर 6, द कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड वियतनामीज नेशनलिज्म। तो देखिए इसको हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।